नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पोस्ट के जरिए मैंने अपने किसान भाइयों से पूछा था क्या आप लहसुन की खेती के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो लगभग 87% किसान भाइयों के जवाब हाँ में आए थे। तो किसान साथियों, प्रस्तुत है आपके सामने ऐसी वीडियो सीरीज जो मैंने अपने अनुभव से और अन्य किसान भाइयों के अनुभव से सीखी है, जिसमें हम लहसुन की खेती की शुरुआत से लेकर आखिर तक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि किसान साथियों, इस समय जो समय है बुआई का, वो है ऊटी लहसुन की वैरायटी का। यानी किसान साथियों, अगेती रूप से इसे किसान भाई लगाते हैं। रक्षाबंधन के बाद इसकी बुआई का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। और इस समय किसान साथियों यदि देखें तो बाजार भाव भी काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किसान भाई इस समय ऊटी लहसुन की वैरायटी लगाने की रुचि ले रहे हैं। किसान भाई अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों ने इस किस्म को लगा भी दिया है और कुछ किसान भाई अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में अभी भी कुएं और तालाब खाली पड़े हैं। तो किसान साथियों, यदि आप भी ऊटी लहसुन को लगाना चाहते हैं तो उस समय हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है, उसमें कौन सा बेसल डोज डालना है, इसी वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि सभी प्रकार के फसलों को लगभग 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्वों को आवश्यकता होती है। लहसुन भी इन्हीं पोषक तत्वों से ही अच्छा उत्पादन देती हैं। लहसुन के लिए अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं बना या अलग से कोई खाद नहीं बनी है। हाँ, ये जो खाद है या ये जो पोषक तत्व है किसान साथियों, इनकी मात्रा किसी की ज़्यादा हो सकती है, या यूँ कहें कि किसी खास पोषक तत्वों को आपकी लहसुन की फसल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपटेक कर सकती है, लेकिन कंपलसरी सबकी है, भले ही वो कम ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। जैसा कि किसान साथियों जानते हैं कि लहसुन की फसल एक कनवर्गीय फसल है और कनवर्गीय फसलों में किसान साथियों सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व अपटेक होता है वो होता है फास्फोरस। और हमारे खेत में ये पर्याप्त रूप में होता है, लेकिन क्या है कि वो घुलनशील अवस्था में नहीं होता है। उसे घुलनशील अवस्था में कैसे लाएं ताकि हमारी फसल को पूरा का पूरा फ़ायदा मिले, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो किसान साथियों, सबसे पहले बेसल डोज की बात करें। इस समय जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो आपको कौन कौन से खाद किस माध्यम से देना है और इनसे कितने पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो सामान्यतः कुछ किसान भाइयों ने इस वर्ष खेत खाली छोड़े हैं, कुछ किसान भाइयों ने ढेंचा की फसल लगाई है हरी खाद देने के लिए और उन्होंने अपनी खेत की तैयारी कर ली है। उसकी जुताई करके कल्टीवेटर करवा के रोटावेटर चलाकर बारीक कर लिया है और अपने खेत की क्यारियाँ भी बना ली है। वहीं कुछ किसान साथियों ने सोयाबीन की फसल की हकाई की है और वो भी कल्टीवेटर टिलर रोटावेटर चलाकर अपने खेतों में क्यारियाँ बनाने की तैयारी में हैं। तो किसान साथियों, यदि इस समय आप क्यारियाँ बना रहे हैं या आपने क्यारियाँ बना ली हैं, ये जो जानकारी है किसान साथियों आपके लिए लाभदायक हो सकती है। बेसल डोज में समझौता किसान साथियों, हम जो खाद देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, इनके लिए देने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। कुछ किसान भाई इसे डीएपी के माध्यम से देते हैं और उसके साथ में पोटास प्रयोग कर लेते हैं। कुछ किसान भाई इसे एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करके इसकी पूर्ति करते हैं। तो किसान साथियों, यदि आपने हरी खाद लगाई है या आपने गोबर की खाद डाली है तो इन खाद की मात्रा जो मैं आपको प्रति बीघा के हिसाब से बताने वाला हूँ थोड़ी कम या जब कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आप इसे एनपीके 12-32-16 के माध्यम से देते हैं तो जो मात्रा रहेगी किसान साथियों ये रहेगी 35 से 45 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। यहाँ पर आपने हरी खाद का प्रयोग किया है वहाँ पर आप 35 किलो, और जहाँ पर आपने कुछ भी नहीं डाले वहाँ पर आपका ये 45 किलो प्रति बीघा पड़ेगा। साथ में लेना है आपको सल्फर। किसान साथियों, ये पड़ेगा 3 से 5 किलो और वो भी 90% वाला WDG जो फार्मूलेशन में आता है। हरी खाद या गोबर की खाद डाली है तो 3 किलो, अन्यथा 5 किलो। यदि किसान साथियों इसे आप डीएपी के माध्यम से देते हैं तो डीएपी में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, पोटास नहीं होता, तो पोटास आपको अलग से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसान साथियों, यदि आपने हरी खाद लगाई है तो आप इसे 30 किलो तक ले सकते हैं, 30 से 35 किलो, और यदि हरी खाद नहीं लगाई तो 40 से 45 किलो ये भी आपको प्रति बीघा के हिसाब से डालना पड़ेगा। साथ में किसान साथियों सल्फर का भी आपको प्रयोग करना पड़ेगा और पोटास का भी प्रयोग करना पड़ेगा। सल्फर वही मात्रा रहेगी जो मैंने आपको बताई है 3 से 5 किलो, और पोटास की मात्रा रहेगी किसान साथियों 20 से 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। यहाँ पर आपके मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जो सल्फर भी आपका इसमें आ गया है, और जो अब माइक्रोन्यूट्रिएंट है या जिसे सूक्ष्म पोषक तत्व गिना जाता है, उनकी भी ज़रूरत आपकी फसल को इस समय आपको देना पड़ेगा, भले ही उनकी कम मात्रा में आवश्यकता है। या एक उदाहरण द्वारा समझाओ किसान साथियों, तो हमारे खाने में जिस प्रकार से नमक की आवश्यकता होती है और हमारे शरीर में यदि नमक की कमी हो जाती है तो हमारी शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे जो बाकी पोषक तत्व हैं इनकी भी ज़रूरत हमारी फसल को होती है, भले ही इनकी मात्रा कम है लेकिन इनकी अनिवार्यता है।
और यदि पोषक तत्व ये अवेलेबल हमारी फसल को नहीं मिल पाते हैं तो हमारी फसल की विभिन्न विकार आ सकते हैं, उनमें तरह तरह की बीमारियाँ आ सकती हैं, फसल सही तरीके से ग्रोथ न कर सकती, उसमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति भी हमें अपनी फसल में करना है। इन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान साथियों बाजार में आपको अनेक कॉम्बिनेशन के रूप में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर मिल जाता है, ग्रेनुलर फार्मिंग में भी मिल जाता है। लेकिन इस समय किसान साथियों जो ट्रेंड में चल रहा है और जो ज़्यादा किसान भाई की पसंद है वो टाटा कंपनी का ध्रुवी गोल्ड, जो कि 11 पोषक तत्वों के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है और इसमें मुख्य, सेकेंडरी और माइक्रो सभी प्रकार के पोषक तत्व अवेलेबल है। इनकी पूर्ति आप इनसे कर सकते हैं। मात्रा की बात करें किसान साथियों 11 से 12 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका डोज रहेगा। और जो किसान साथियों मैंने आपको खाद का डोज बताया है सभी बीघा के हिसाब से 2500 वर्ग मीटर का हमारे यहाँ पर बीघा है और प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डबल हो जाएगा। तो यदि आपके यहाँ बीघा छोटा मोटा है तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा और एकड़ के हिसाब से जानना चाहते हैं तो बस जो मैंने मात्रा बताई उसको डायरेक्ट डबल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर किसान साथियों हमने जितने भी प्रकार के पोषक तत्व देना चाहिए शुरुआत में वो हमने दे दिए हैं। अब बात करते हैं कि लहसुन में इस समय हमें और कौन से कार्य करना चाहिए जब हम इसे बुआई कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आपको बीज उपचार अवश्य करना है। बीज उपचार के बिना आपको बुआई नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय होता है उपटी लहसुन की बोने का किसान साथियों एक ऐसे समय होता है जब नीचे ज़मीन काफ़ी गर्म होती है, तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊपर से बारिश होती है, तब तरह तरह के फंगल डिसीज़ हमारी लहसुन की फसल में लग सकते हैं, कलियों में लग सकते हैं। और आगे चलकर किसान साथियों यदि ये पौधे अंकुरित भी हो गए या ये कलियाँ अंकुरित भी हो गई तो यदि फंगस से ग्रसित रहेगी तो ये आगे चलकर सूख सकती है और पौधों की संख्या काफ़ी कम हो सकती है। अभी तो आपको सभी पौधे जर्मिनेट होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि खेत में बढ़ती नहीं है और खेत में जब बढ़ती नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से उत्पादन है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ किसान साथियों ये जो समय होता है इसमें काफ़ी प्रकार के कीटों का प्रकोप भी हमारी फसल में होता है। फसल अंकुरित होने से भी पहले कीटों का प्रकोप रहेगा, फसल अंकुरित होने के बाद भी विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीट, मच्छर वगैरह भी हमारी फसल में नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें फसल अंकुरित होने से पहले चूँकि कंडीशन हमारी अभी बुआई की है तो हमें कीटनाशक का प्रयोग भी करना पड़ेगा। बाज़ार में अनेक प्रकार के कीटनाशक हैं जो आप इस समय प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान और अन्य ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जो इसका प्रयोग आप इस समय बेसल डोज में बुआई के समय कर सकते हैं। किसान साथियों इसकी मात्रा रहेगी 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से और इनका जो परसेंटेज आता है कम ज़्यादा फार्मूलेशन में उसके हिसाब से इसकी मात्रा निर्धारित होती है। तो आप कौन सा फार्मूलेशन ले रहे हैं, कौन सा कीटनाशक ले रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छी जानकारी के लिए किसान साथियों आप अपने जो कृषि विक्रेता है उनसे पूछ सकते हैं और उन्हीं के हिसाब से डोज ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कुछ और बताऊंगा आपको मिलेगा कुछ और, तो इससे घोटाला हो सकता है, कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है। तो मैं आपकी 1 रुपये की भी लागत बढ़ाने वाला नहीं हूँ। तो बस आप अपने दुकानदार से पूछिएगा कि मैं अपने खेत में लहसुन लगा रहा हूँ तो कीटनाशक जो इस समय प्रयोग किए जाते हैं वो कीटनाशक मुझको दे दीजिए, वो आपको जो उनमें प्रतिशत की मात्रा है उन हिसाब से आपको डोज रिकमेंडेड करेगा। बीज उपचार में किसान साथियों आप कोई सा भी टेक्निकल ले सकते हैं। अनेक टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध है, सस्ते से लेकर महंगे तक, और इनके रिजल्ट भी अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। आप कोई सा भी टेक्निकल ले, अच्छा ले, मीडियम रेंज का ले या हल्का फुल्का ले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकली जानकारी बता रहा हूँ किसान साथियों, भले ही आपने पूरे खेत में आपने कोई सा भी अपने मनपसंद का बीज उपचार लिया है लहसुन की फसल के लिए, लेकिन 2 क्यारी में जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसान साथियों वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, बिल्कुल जैविक मित्र फफूंदनाशक हैं। इससे बीज उपचारित करें, क्योंकि पिछले साल किसान साथियों काफ़ी ज़्यादा लहसुन की बीमारियां आई थी और कुछ किसान भाइयों ने शुरुआती अवस्था में ट्राइकोडर्मा विरिडी से ही अपने सोयाबीन का बीज उपचार किया था, जिससे कि उन्हें काफ़ी फायदा हुआ और उनके खेत में स्प्रे की संख्या काफ़ी कम हुई। तो किसान साथियों इस समय 2 क्यारियों में आप ये प्रैक्टिकल अवश्य कीजिएगा। और भूमि उपचार भी इस समय आपको करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि आपने हरी खाद लगाई है या गोबर की खाद डाली है तो निश्चित रूप से आपके खेत में कृषि अवशेष बचे होंगे और जहाँ पर गीला और सूखा की स्थिति आती है वहाँ पर फंगस पैदा होती है और ये फंगस आपकी फसल में भी लग सकती है। तो किसान साथियों आपको भूमि उपचार के लिए भी ट्राइकोडर्मा विरिडी का ही प्रयोग करना है। किसान साथियों ट्राइकोडर्मा विरिडी से आप भूमि उपचार कैसे करें, तो इसके लिए किसान साथियों आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए किसान साथियों या तो गोबर की खाद ले सकते हैं पक्की सड़ी हुई, या आप ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ आप इसको फफूंद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपने खेतों में फैला सकते हैं। किसान साथियों फिर ये आपके खेतों में ऑटोमेटिक रूप से मल्टीप्लाई होती रहेगी और जितने भी हानिकारक फंगस हैं, जितने भी प्रकार की है, वो सभी इस फंगस से समाप्त हो जाती हैं। और किसान साथियों यदि आप केमिकल फंगिसाइड की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से
वो जो फंगस को कंट्रोल करता है, यानी कि फंगस की अनेक प्रजातियाँ हैं, तो एक ही फंगिसाइड सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल नहीं करता है, तो लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फंगस है, मित्र फंगस है, ये सभी प्रकार की हानिकारक फंगस को कंट्रोल करता है। तो आप ये भी प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, यदि एक खेत की तैयारी आप करते हैं उसी समय इनका प्रयोग कर ले तो ये क्या है कि मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इनको बेसल डोज या आधार खाद कहा जाता है। आधार खाद मतलब जो फसल या पौधों के आधार, यानी कि उनका आधार है जड़, हो जड़ क्षेत्र के जितने पास ये पोषक तत्व रहते हैं उतना ही अच्छे मात्रा में ये काम करते हैं। और किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है फास्फोरस, और उसका जो काम करने का तरीका है वो जड़ वाली फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक तो ये तने को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ जड़ों को अच्छी तरह से डेवलप करता है, जो कि जड़ें यदि अधिक मात्रा में गहराई तक पहुँचेगी तो अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को खींच पाएगी, तो आपकी फसल को ये और भी अच्छी तरह से अवेलेबल हो पाएंगे और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होगी। दिक्कत वाली बात ये है कि ये जो फास्फोरस तत्व है किसान साथियों, ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी घुलनशीलता काफ़ी कम है। और इसकी घुलनशीलता के लिए किसान साथियों आपको बुआई के समय एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, उसका प्रयोग करना है। वो है NPK कंसोर्टिया, या यूँ कहूँ कि ये ऐसे बैक्टीरिया का फार्मूलेशन है किसान साथियों जिसमें सभी प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया हैं। ये जो बैक्टीरिया आपके खेत में चले जाते हैं तो आपके खेत में जितने भी पोषक तत्व हैं वो आसानी से घुलनशील अवस्था में आ जाते हैं और आपकी फसल इनको आसानी से अपटेक कर पाती है या ले पाती है, जिससे कि किसान साथियों आपके खेत में किसी भी प्रकार के बेकार पोषक तत्व नहीं पड़े रहते हैं और जो पोषक तत्व पहले से ही अवेलेबल है वो भी आपकी फसल को मिल जाते हैं। इस हिसाब से आपके जो खाद का डोज है वो काफ़ी कम हो जाता है आगे चलकर। तो ये भी आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। और बाज़ार में आपको ये 200 रुपये लीटर से लेकर 300 साढ़े 300 रुपये लीटर तक का मिल जाता है, लेकिन आप यदि इफ्को कंपनी का लेंगे तो आपको 200 रुपये लीटर का हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन हमेशा एक्सपायरी डेट से पहले का ही प्रोडक्ट आप ले, क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं और जीवित होते हैं, तो इनको सही अवस्था में ही प्रयोग करना सही रहता है। तो किसान साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी जो कि आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैंने दी है। काफ़ी सारे किसान भाइयों के अनुभव रहे कि इस समय ये जो बेसल डोज दिया जाता है ये फसल में आखिर तक काम करता है। फसल शुरुआत में जितनी अच्छी तरीके से ग्रो करेगी उतना ही फ़ायदा है। यदि फसल शुरुआत से कमज़ोर हो जाती है तो आखिर तक कमज़ोर रहती है। पहल जाया पहल वाया वाला काम है किसान साथियों। यहाँ पर आपकी फसल जितनी शुरुआत से ग्रो करेगी उतनी ही आखिरी कंडीशन तक उसकी ग्रोथ बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का।